नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो यही जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट जो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है, शब्द है, इसका मीनिंग क्या है। जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग हम निकालते हैं, हम कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट जो है इट इज़ डिस्क्राइब नेचर। इन्वायरमेंट जो है किसको रेफर करता है? नेचर को। और इसका मीनिंग जो निकाला जाता है सामान्य रूप से वो है सराउंडिंग में जितने भी आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इन्वायरमेंट है। तो सिंपली आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है इसमें अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो इन्वायरमेंट में सभी एलिमेंट, फैक्टर और कंडीशंस जो हैं वो हम इंक्लूड करते हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जो है इसमें सभी जितने भी ऐसे फैक्टर हैं, एलिमेंट्स हैं, कंडीशन हैं जिनका बहुत इम्पेक्ट होता है ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, वो सभी इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। सामान्य तौर पे इन्वायरमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन्वायरमेंट को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। एक फैक्टर जो है वो होता है बायोटिक। तो बायोटिक में सारे लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, लिविंग कंपोनेंट आ जाएंगे। और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में जैसे कि आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक गैसेस, इन सभी का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनिज्म पे। तो एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें, समझें, तो आप कह सकते हो इन्वायरमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल कंडीशन सराउंडिंग द ह्यूमन बीइंग एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ये सबसे साधारण और एक पूरा जो है महत्वपूर्ण, जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ये डेफिनेशन बेसिकली इसका बनता है। तो जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो हमारे माइंड में एक वर्ड आना चाहिए, सराउंडिंग। सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप। फिर उसके बाद में सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में आने चाहिए। फैक्टर्स को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट जो है वो है आपके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट जो है क्या है? जो आपके चारों तरफ की चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की। इन्वायरमेंटल साइंस जो है इससे आप क्या समझते हैं? तो फिर से एक बार जो है हम इन्वायरमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जिससे कि हमें इन्वायरमेंटल साइंस के नेचर के बारे में पता चले। तो इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट जो है ये क्या बताता है? सराउंडिंग्स बताता है। और सराउंडिंग्स में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है।
तो इन्वायरमेंट को दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लाइमेटिक, बायोटिक, सोशल एंड आपके अदर फैक्टर लाइक एडेफिक फैक्टर्स, जो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करते हैं या एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो है रहते हैं, ये चारों, या ये कहिए कि ऑर्गेनिज्म जो है इन सब फैक्टर से घिरा होता है। इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को निर्धारित करता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है कितने अच्छे से इन्वायरमेंट में रहेगा। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर जो है डेफिनेटली एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को निर्धारित करेगा। अगर आप ऐसे किसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, तो वहाँ की कंडीशन बहुत अलग होंगी। आपको पानी का एक एक ड्रॉप जो है बहुत अच्छे से संभाल के यूज़ करना होगा। वहीं पे कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जो है रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे जो आप तरक्की, जो ग्रोथ, जो लाइफस्टाइल देखेंगे लोगों का, वो उस जगह से बिल्कुल अलग होगा जहाँ पे पानी बहुत कम है। इसी प्रकार से आप टेम्परेचर को लेके देख सकते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का जो ग्रोथ है वो अलग तरीके का होगा जहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपका जो कार्य करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। अधिक तापमान में, ठीक है, आप सामान्य खुद पे ही आप देख लो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इन्वायरमेंट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका चीज़ है, और ये जो इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स हैं यही मिलके ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में रहेगा, कैसा उसका सर्वाइवल होगा। और जगह के अनुसार, अपने लोकेशन के अनुसार इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है कि भाई उस एरिया में जिसमें आप रहने के आदी हैं, अडेप्टेड हैं, उस एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए जिससे कि आपका सर्वाइवल हो सके। अब जो ऑर्गेनिज्म रेगिस्तान में रहते हैं उनकी एक अपनी एडेप्टेशन है, वो एक अलग तरीके से रहते हैं। वो उनका जो पानी को यूटिलाइज़ करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है ऐसे एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जहाँ पे पानी जो है भरपूर मात्रा में मिलता है, इनफ अमाउंट में जो है पानी मिलता है। जैसे कि आप कैमल का ही एग्जांपल ले लो, उसका पानी को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल अलग है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि उसे पता है कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर कर लेता है। तो इन्वायरमेंट जो है वो ये उसी तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की, जिस तरीके से जिस जगह पे ऑर्गेनिज्म रहता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो लाइफ है उसका एक बहुत गहरा संबंध है, रिलेशन है उसकी सराउंडिंग से। उसकी सराउंडिंग के अनुसार ही जो है उसका सर्वाइवल निर्धारित होता है। अगर वो अपनी सराउंडिंग के साथ तालमेल बिठा लेता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, तो जाहिर सी बात है ये एक सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल डिसिप्लिन से तो भैया आप इसको नहीं समझ सकते। अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के प्रोसेस को समझना है तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंटल साइंस ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमें इन्वायरमेंट को सीखने में, इन्वायरमेंट को समझने में हमारी मदद करता है।
और इसके लिए हमें, जैसा कि अभी आपको बताया, कि एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेचर अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हमें अलग अलग ब्रांचेस की, अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, तभी हम जो है इसको समझ पाएंगे। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है इसीलिए कहते हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जो आपके अलग अलग जो है ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि भाई हमारी अर्थ सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरीके से हम जो है अफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं और उनके साथ हम किस तरीके से हमें जो है डील करना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल साइंस हमें जो है बेसिकली एक सही तरीके से जीने के बारे में बताता है। सही तरीके से आप इस तरीके से समझिए कि अपने नेचर के साथ में जो है तालमेल बिठाते हुए, नेचर के साथ में जो है हम एडजस्ट होते हुए, क्योंकि हमें नेचर के साथ में एडजस्ट होना है, नेचर हमारे साथ में एडजस्ट नहीं होगा। तो अगर हमें नेचर के साथ में अपना एडजस्टमेंट करना है तो हमें इसको पहले समझना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा अर्थ सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से ये जो है हमें अफेक्ट करता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं और किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है इट इज़ ए स्टडी ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन फिजिकल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जो है, अब जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, जैसे जैसे इंसान का एजुकेशन बढ़ा है, उसकी सीखने की क्षमता बढ़ी है, वैसे वैसे उसने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की है। अब इन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें कि आप जो है अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे केवल जो है इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग की बात नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमन जो है इम्पेक्ट करता है हमारे फिज़िकल और बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट को, बट अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज़म यहाँ पे हैं और वो सभी भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो जब भी हम इन्वायरमेंटल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अपना जो ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, ये अलग अलग ब्रांचेस को इसलिए इंक्लूड करता है जिससे कि आप लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो फंडामेंटल साइंस है और जो नेचर के रूल हैं, उनके बीच में तालमेल बिठा सके हम। ठीक है, इसमें हम केवल ये नहीं कह सकते कि भाई हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिससे कि हमारा सर्वाइवल अच्छा हो सके, हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करें जिससे कि ह्यूमन बीइंग का लाइफस्टाइल जो है वो ऊपर हो जाए। ये सब एक जस्ट पोर्शन है इस चीज़ का। अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये हमें ये समझाने की बात करता है कि हमें नेचुरल सिस्टम में रहते हुए अपनी नॉलेज को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ऐसा बैलेंस बनाना है कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ साथ यहाँ पे सस्टेन कर सकें। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है इट इज़ नॉट ओनली ए ब्रांच ऑफ साइंस बट इट इज़ ए आर्ट जो है जीने की कला। हाउ वी कैन सस्टेन ऑन दिस अर्थ, ये जो है आपके साइंस के साथ साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आपको जीने के सही तरीके जो है इस पे भी बात करता है।
तो इन्वायरमेंटल साइंस इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो बहुत सारे ब्रांचेस को जो है जिसमें इंक्लूड है, बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ आपके सब्जेक्ट से ये डील करता है और हमें एक बैलेंस बनाने को बोलता है कि हमें अपनी नई टेक्नोलॉजी, नए साइंस के कॉन्सेप्ट और जो है नेचर के जो प्रिंसिपल हैं उन सभी के बीच में बैलेंस बना के रखना है। अपना हमें जो है ग्रोथ करनी है, बट हमें दूसरे जो जितने अदर टाइप ऑर्गेनिज्म हैं उनका भी ध्यान रखना है। यही मकसद है, यही मोटिव है इन्वायरमेंटल साइंस का। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे कि हमने अभी भी बात किया था कि एलिमेंट जो हैं आपके इन्वायरमेंट के उनको दो मेजर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका लिविंग थिंग, दूसरा आपका नॉन लिविंग थिंग। अगर थोड़ा सा और हम इसको ब्रॉडली देखें तो आप इन्वायरमेंट को तीन भागों में बांट सकते हो: फिजिकल पार्ट, बायोलॉजिकल पार्ट एंड कल्चरल पार्ट। जो फिजिकल पार्ट है ये बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे, नॉन लिविंग एलिमेंट्स पे बात करता है। बायोलॉजिकल जो है ये आपका किस पे बात करता है? बायोटिक पार्ट पे, ठीक है, लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। और जो कल्चरल पार्ट है ये हमारी सोसाइटी के बारे में बात करता है, हमारी इकोनॉमी के बारे में बात करता है और पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। बट मेजरली हम दो ही पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका नॉन लिविंग और दूसरा है आपका लिविंग पार्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल्स हो सकते हैं इन्वायरमेंट के, अगर हम इनको लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें तो सबसे पहला आपका जो प्रिंसिपल है इन्वायरमेंट का वो है कि कुदरत को सब पता है, नेचर नोज बेस्ट। इंसान को, ह्यूमन को ये समझना चाहिए कि नेचर किस तरीके से काम करता है, नेचर के रूल्स क्या हैं। उसके बाद में आप जो ह्यूमंस हैं वो नेचर के रूल को फॉलो करे, ना कि नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जाए, क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा बैलेंस बनाना जानता है। आज आप कुछ अपनी टेक्नोलॉजी से, कुछ अपने साइंस के कॉन्सेप्ट से चीज़ों में बदलाव करने की सोच सकते हैं, परंतु नेचर का जब मन करेगा नेचर उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। नेचर जो है उसको बैलेंस कर देगा। जैसे कि केदारनाथ फ्लड्स की आप बात कर लीजिए, कितना डेवलपमेंट, कितनी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हो गई थी, फिर जो है एक फ्लड आता है, सब कुछ जो है बैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इन्वायरमेंट का वो यही है कि नेचर नोज बेस्ट। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इम्पोर्टेंट। धरती पे, अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी का अपना एक रोल है नेचर में। तो आप जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का आपको सम्मान करना चाहिए, उन सभी को आपको सेम नज़र से देखना चाहिए। हम जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में आपस में ही हम डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, बाकी तो ऑर्गेनिजम्स को आप छोड़ दीजिए। अगर एक बटरफ्लाई जो है वो आपका बहुत ही कलरफुल है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं,
वहीं पे एक बटरफ्लाई जैसा दिखने वाला दूसरा कोई इंसेक्ट है तो शायद हमें वो पसंद ना आए और आप हो सकता है उसको मार भी दें, है ना। ये होता है, जबकि वो बिल्कुल हार्मलेस है, वो बिल्कुल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बट आपको पसंद नहीं है। इसी तरीके से कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। आप ये समझिए कि बटरफ्लाई खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, बट उसका एक इम्पोर्टेंट रोल भी है नेचर में। ठीक है, आप उसके ब्यूटीफुल विंग्स को जो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, इट इज़ ओके, बट उसका जो पॉलिनेशन में रोल है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ब्यूटीफुल विंग्स। उसके खूबसूरती से ज़्यादा उसका रोल इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से जो इंसेक्ट आपको पसंद नहीं था, या उसका भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे मौजूद है उसका एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। आप बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं, बड़े इन साइज़ की अगर हम बात करें, एलिफेंट हो गया, उसका एक अपना रोल है। हनी बी, उसका एक अपना रोल है। तो जितने भी इंसेक्ट, जितने भी लाइफ, चाहे वो आपके माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो आपका वेल जितना विशालकाय हो, सभी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, सभी का एक अपना फंडामेंटल रोल है इस नेचर में। हमें इन सभी का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। देखिए, जितने भी आपके फैक्टर हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो, एबायोटिक फैक्टर हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, जिससे कि एक सिस्टम बना रहे, एक सिस्टम सस्टेन करे। आप देख लीजिए, ग्रासेस और प्लांट, ये बायोटिक फैक्टर है, परंतु ये सोयल को होल्ड करके रखता है, सोयल इरोजन को रिड्यूस करता है। तो सोयल इरोजन एबायोटिक फैक्टर है, परंतु उसका इरोजन कम होता है उस एरिया में जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। अब एक एरिया में जहाँ प्लांट नहीं है वहाँ पे सोयल इरोजन ज़्यादा होगा, फर्टाइल सोयल जो है वो वहाँ से चली जाएगी, तो डेफिनेटली उस एरिया में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी फैक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। ये एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, तभी एक सिस्टम सस्टेन करता है। अगर कहीं भी इम्बैलेंस होगा तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगला प्रिंसिपल है एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ बदलता है। आप पहले छोटे थे, धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से नेचर में भी बदलाव होते रहते हैं। अब ये बदलाव जो हैं ये समय के साथ चल रहे हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि आज का करंट न प्रेजेंट जो सिचुएशन है, उसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा साइंस के प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम कर रहे हैं जो इस बदलते हुए जो माहौल है, जो बदलतना, जो परिवर्तन का एक सिस्टम है, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। अब इस, जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज कोई नया प्रोसेस नहीं है। अगर बहुत ही अच्छे से
इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं तो क्लाइमेट चेंज आज से लाखों साल पहले से चलता हुआ आ रहा है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे स्पीशीज पहले भी एक्सटिंक्ट हुए हैं। परंतु अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो एक्सीलरेट हो गया, क्योंकि हमने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो परिवर्तन नेचर का नियम है, परंतु अगर हम उस परिवर्तन को बढ़ाया घटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हम नेचुरल डिजास्टर को जो है इनविटेशन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अगला प्रिंसिपल है एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। देखिए, आप जो है एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आपने कैंडी ली है ना, या जो है भैया ये अपना जुबा केसरी वाले लोग है ना, तो अजय देवगन, शाहरुख खान, जुबा केसरी जो कैटेगरी है उन्होंने जुबा केसरी लिया, अपना विमल को फाड़ा, फाड़ के विमल मुंह में डाल के उस रेफर को फेंक दिया। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा? ठीक, वो तो गाड़ी में बैठ के चले गए, वो रेफर वहीं छोड़ गए, तो उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो तो गाड़ी में निकल लिए। वो रेफर बट अभी भी है, वो वहाँ से ट्रेवल करेगा हवा के साथ में, कहीं और चला जाएगा, सदियों तक, मिलियंस ईयर तक वो प्लास्टिक का रेफर रहेगा। तो अगर कोई चीज़ आपकी आंखों से डिसअपियर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गायब हो गई, वो कहीं ना कहीं पे रहेगी। वैसे ही आप CO2 का देख लीजिए, CO2 एक इंडस्ट्री से निकली और वो CO2 जो है धीरे धीरे आसमान में फैल जाती है। तो हो सकता है वो आपको लगे कि भैया मेरी फैक्ट्री से तो ख़त्म हो गई है, परंतु वो 100 साल तक रहेगी इन्वायरमेंट में। इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को यूज़ करोगे तो इन्वायरमेंट को बचा पाओगे, अदरवाइज़ तो जो है ये जुबा केसरी वाले लोग जो हैं इनकी वजह से बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक इकट्ठा होता है, कैंडी के रेफर इकट्ठे होते हैं, स्ट्रॉ इकट्ठा होते हैं, जो आपके ईयरबड होते हैं उसका प्लास्टिक जो होता है वो इकट्ठा होता है, ये जो आपके माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोको कोला है ना, इन सब की प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं ये सब इकट्ठा हो रही हैं। आपने तो ख़त्म कर दिया, आपने तो उसको एक बार पी लिया, ड्रिंक कर लिया, उसके बाद में फेंक दिया, परंतु वो बोतल रहेगी भैया, वो सदियों तक रहेगी। तो आपकी हर एक एक्टिविटी का हिसाब है नेचर के पास में। आपको लगता है कि आपने तो उसको फेंक दिया, परंतु कहाँ फेंक दिया? वो यहीं पे है, वो इसी धरती पे रहेगी, चाहे वो समुंदर के किसी कोने में मिले आपको, चाहे वो जो है किसी जो है नाले में मिले, कहीं ना कहीं वो जो है आपके द्वारा जो फेंकी हुई एक चीज़ है वो मौजूद रहे। तो आप जितने रिस्पॉन्सिबल बनोगे, जितने रिस्पॉन्सिबली आप वेस्ट को कम करोगे, उतना ही आपका योगदान इसमें रहेगा अपनी अर्थ को बचाने में। अगला प्रिंसिपल है आपका आवर्स इज
फिनाइट अर्थ, हम इन्फिनाइट सोचते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है ना। हम इन्फिनाइट सोचते हैं बट ऐसा नहीं है। ये फिनाइट है, ये सीमित है, ये लिमिटेड है। आप पानी की ही बात कर लीजिए, ये भी इन्फिनाइट नहीं है। आप देख रहे होंगे कि भाई कई बार क्या होता है कि लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो इनफाइनाइट है, ये तो लिमिटलेस है। गाड़ियां धो रहे हैं, सड़कें धो रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जो है करोड़ों लीटर पानी इन्हीं एक्टिविटी में हम खर्च कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग गाड़ी चलाते कम है, वॉश ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पानी फ्री का है। बट भैया ये फिनाइट है, ये लिमिटेड है, ये सीमित है। आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल इस पे जंग होगी। ऐसे ही लगता था कि समुंदर में मछलियां तो भैया इनफिनाइट है, अनंत हैं। रिसेंट के डाटा बता रहे हैं कि भैया अब वो कम हो रही हैं, अब उनका जो स्टॉक है वो सीमित है। ठीक है, तो ये सोचना मूर्खता है कि यहाँ पे जो है सब चीज़ इनफिनाइट है, अनंत है, सब कुछ लिमिटेड है। लास्ट प्रिंसिपल है नेचर इज ब्यूटीफुल एंड वी आर स्टेवर्ड्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। देखिए भैया, नेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। नेचर ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, परंतु केवल इंसान ही ऐसा है जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, जो इन भगवान को भी स्वरूप दे सकता है, भगवान को भी इमेजिन कर सकता है ना। बाकी लोग, बाकी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते हैं। हमें बहुत इंटेलिजेंट बनाया गया है, हम नेचर को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यही है कि नेचर अपने आप में सॉरी बहुत खूबसूरत है। नेचर अपने आप में पूर्ण है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए, बाकी ऑर्गेनिज्म का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ में बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो ये हैं आपके 7 प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट। हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत जो है उपयोगी प्रूफ होगा। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो लेक्चर कैसा लगा अपना जो है व्यू आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। जियो, गॉड ब्लेस यू बच्चों।